वेलकम टू मॉड्यूल 6 डेटा लिंक लेयर। ये मॉड्यूल एक्सप्लेन करेगा कि डेटा लिंक लेयर के पर्पस क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में डेटा लिंक लेयर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं और कैसे डेटा लिंक लेयर के फ्रेम्स और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फिजिकल मीडिया और डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एट द एंड हम देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर के फ्रेम में कौन कौन से हेडर इन्फॉर्मेशन होते हैं और वो कैसे जनरेट होता है। डेटा लिंक लेयर का पर्पस ये है कि वो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाए। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन करवाना डेटा लिंक लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर अपर प्रोटोकॉल यानी कि नेटवर्क लेयर या लेयर 3 के पैकेट्स को लेता है और उसको लेयर 2 के फ्रेम में इनकैप्सुलेट करता है। लेयर 2 के फ्रेम में एक हेडर होता है, उस हेडर में डिफरेंट टाइप की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी और साथ साथ एक ट्रेलर होगा। तो हेडर और ट्रेलर के बीच में हमारे पास अपर लेयर प्रोटोकॉल का डेटा होगा और इसको हम कहेंगे कि एक लेयर 2 का फ्रेम है। इसमें एरर डिटेक्शन की भी इन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी और करप्ट फ्रेम्स रिजेक्ट भी होंगे रिसीवर साइड पर। जब हमारे पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो इस केस में लेयर 2 इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है और लेयर 3 को एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो मीडिया इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि डेटा लिंक लेयर डिफरेंट फिजिकल मीडिया टाइप्स यानी वायर्ड और वायरलेस फिजिकल मीडिया पर डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है अपर लेयर के लिए। डेटा लिंक लेयर में हमारे पास दो सब लेयर्स हैं, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर सब लेयर और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक सब लेयर। LLC सब लेयर का काम है अपर लेयर यानी नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेशन करना और ऐसे डेटा को इनकैप्सुलेट करना जिसके थ्रू अपर लेयर आइडेंटिफाई हो सके रिसीवर एंड पर। LLC सब लेयर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड होता है जिस तरह बाकी तमाम अपर लेयर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड है। इसका दूसरा सब लेयर है मैक सब लेयर जो कि हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या हार्डवेयर में इसलिए इंटीग्रेटेड होता है क्योंकि ये फिजिकल मीडिया के साथ कम्युनिकेशन करवाता है और डिफरेंट फिजिकल मीडिया को सपोर्ट करता है नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डिवाइस में RJ45 का कनेक्टर लगा है तो इसका मतलब है आपका डिवाइस या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ईथरनेट स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है और इस केस में अपर डेटा को इनकैप्सुलेट करेगा आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ईथरनेट फ्रेम्स में। अगर आपके पास डिवाइस में एंटीना लगा हुआ है वाईफाई का तो उस केस में डेटा फ्रेम जो क्रिएट होगा और इनकैप्सुलेशन होगी अपर लेयर की वो वायरलेस लैन के हेडर्स में इनकैप्सुलेशन होगी। जब आप ब्लूटूथ या RFID यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क के हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड होंगे इनकैप्सुलेशन होते वक्त। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट से हमें पता चलता है मैक सब लेयर से कि हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर का फ्रेम है वो डिफरेंट फिजिकल मीडिया के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट फिजिकल मीडिया के लिए डिफरेंट डेटा चाहिए होता है कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाने के लिए। तो कुछ फ्रेम्स में हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होंगे, जैसे कि वायरलेस लैन है जहाँ पर हमारे पास फ्रेजाइल नेटवर्क है और कोलिजन ज़्यादा अकर होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पर हमारे पास हेडर और ट्रेलर्स डेटा लिंक लेयर के बड़े होंगे, इसलिए वहाँ पर डेटा रेट्स भी स्लो होंगी क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। फ्रेम हमारे पास नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। हर डिवाइस या डिफरेंट राउटर या स्विचेस जिसके थ्रू ये फ्रेम ट्रांसमिट होगा डिफरेंट मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप अपने घर के नेटवर्क का एग्जांपल ले लें तो आपके पास राउटर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगा। जब आप एक वायरलेस राउटर जो कि आपके घर में लगा हुआ है वो एक फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा नेटवर्क मीडियम से, जिस केस में हमारे पास नेटवर्क मीडियम क्या होगा, वायरलेस लैन होगा जो कि आपके घरों में है। तो आपका वायरलेस राउटर आपके वायरलेस मीडियम से एक फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, उस फ्रेम को डी इनकैप्सुलेट करेगा ताकि वो एक्सपोज कर सके पैकेट को। उस पैकेट को वो रीड करेगा, उसमें डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेसेस रीड करेगा जिसकी बेस पर वो राउटर डिसीजन लेगा कि इस पैकेट ने आगे कहाँ पर फॉरवर्ड होना है। तो फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशन कर रहे थे राउटर के थ्रू इंटरनेट के साथ, तो उस पैकेट ने इंटरनेट पर राउट होना है। अब आपके राउटर ने डिसीजन ले लिया तो वो उस फ्रेम को अब दोबारा री इनकैप्सुलेट करेगा न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि उसने
नए मीडिया के ऊपर ट्रैवल करना है। फॉर एग्जांपल आपका राउटर जो है वो बैक एंड पे आईएसपी के राउटर के साथ फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के थ्रू, वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है, तो वायर्ड कनेक्शन के लिए रीइनकैप्सुलेशन में नया वायर पे जिस टाइप का फ्रेम और जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइप का फ्रेम बनेगा और फिर वो उस न्यू इंटरफेस पे या न्यू मीडियम पे जाके फॉरवर्ड होगा। इसी तरह जब भी दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कम्युनिकेशन होगी, हर बार फ्रेम जो है डीइनकैप्सुलेट होगा, इंफॉर्मेशन रीड होगी और वो फिर नया फ्रेम बनेगा, रीइनकैप्सुलेशन होगी जिसमें नए टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, पुरानी इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। डेटा लिंक लेयर को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है। हम प्रीवियस मॉड्यूल्स में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो किस्म की टोपोलॉजीज़ हैं, एक हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं, दूसरे को हम लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी कंसर्न करता है कि फिजिकली हमारे नेटवर्क का लेआउट कैसा है, कौन सी डिवाइस किस डिवाइस के साथ कनेक्ट है और कौन सी डिवाइस फिजिकली और डिवाइसेस के फिजिकल लोकेशंस क्या हैं, क्या वो तमाम डिवाइसेस एक ही रूम में पड़े हैं, डिफरेंट रूम्स में पड़े हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में पड़े हैं या डिफरेंट सिटीज़ में पड़े हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी कंसर्न करता है वर्चुअल कनेक्शन के साथ और डिवाइसेस के इंटरफेसेस के, कौन सा डिवाइस के किस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है और आईपी एड्रेसिंग उन डिवाइसेस की क्या है। लॉजिकल टोपोलॉजी का इस बात से कंसर्न नहीं है कि वो डिवाइसेस सेम रूम में पड़े हैं, डिफरेंट सिटीज़ में पड़े हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में पड़े हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से सिर्फ इंटरफेसेस और आईपी एड्रेसेस स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं और डेटा लिंक लेयर लॉजिकल टोपोलॉजीज़ को डील करता है। फिजिकल टोपोलॉजी के साथ डेटा लिंक लेयर का कंसर्न नहीं होता। फिजिकल टोपोलॉजी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंट टाइप के होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास 3 किस्म की टोपोलॉजीज टिपिकली यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट टू पॉइंट, जो कि हमारे पास एक फिजिकल लिंक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी हमारे पास सिर्फ 2 एंड डिवाइसेस होते हैं या एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक परमानेंट लिंक के थ्रू आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, यानी उनके बीच में जो लिंक है उसमें कोई तीसरी डिवाइस नहीं होती, वो डायरेक्टली 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास हब एंड स्पोक टोपोलॉजीज भी होती हैं। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी हमारे पास उस केस में यूज़ होती है जब हमारे पास एक हेडक्वार्टर हो और मल्टीपल ब्रांचेज हों, तो मल्टीपल ब्रांचेस, तमाम के तमाम ब्रांचेस पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के थ्रू हेडक्वार्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं और स्टार टाइप टोपोलॉजी बनाती हैं। इस केस में भी एक ब्रांच और एक हेडक्वार्टर आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे और इसी तरह मेश टोपोलॉजी में तमाम ब्रांचेज और हेडक्वार्टर सब के सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कि एक एक्सपेंसिव वे है कनेक्ट करने का, जो कि टिपिकली कोई नहीं करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह। तो इस केस में हमारे पास जो वैन टोपोलॉजीज हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, उसमें पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल लिंक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज में हमारे पास, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, कि 2 नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपस में, नोड 1 और नोड 2। इन नोड के बीच में जो लिंक है वो किसी थर्ड नोड के साथ या होस्ट के साथ शेयर नहीं होता। इसमें सिर्फ इस कनेक्शन में सिर्फ एंड पर 2 डिवाइसेस ही होंगी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डिवाइसेस हैं और डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट वैन कनेक्शन के थ्रू, तो पॉइंट टू पॉइंट वैन प्रोटोकॉल जो यूज़ होगा इस कनेक्शन के बीच में, इन 2 डिवाइसेस के बीच में, वो बहुत सिंपलिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करेंगे अगर आपके पास सिर्फ 2 डिवाइसेस हैं और वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है, चाहे बहुत जियोग्राफिकली बहुत दूर हो या एक ही रूम के अंदर हो, तो क्या उन 2 डिवाइसेस को आपस में एड्रेसिंग की ज़रूरत है लिंक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोड यहाँ से कोई ट्रांसमिट करेगा तो हमें पता है कि वो यहीं पर नोड 2 को ही रिसीव होगा, उसके लिए कोई और पाथ है ही नहीं, तो एड्रेसिंग की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से आप जो भी ट्रांसमिट करेंगे वापस वो नोड 1 को ही रिसीव होगा, इसलिए क्योंकि उसमें कोई एड्रेसिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कम होगी और डेटा लिंक लेयर का इस केस में फ्रेम बहुत सिंपल होगा और ईजी होगा। लोकल एरिया नेटवर्क में वैन की तरह हमारे पास सिंपल सिचुएशन नहीं होती। लैन टोपोलॉजीज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल जो टिपिकली आजकल लैन टोपोलॉजीज होती है वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें सेंटर में हमारे पास एक डिवाइस होता है, हब या स्विच, और तमाम एंड डिवाइसेस उस स्विच के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर लें तो ये एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी बन सकती है, जिसमें बाकी तमाम एंड डिवाइसेस इन दोनों स्विचेस के साथ कनेक्टेड होंगे। हमारे पास कुछ लेगेसी ईथरनेट टोपोलॉजीज़ भी हैं जो कि आजकल यूज़ नहीं होती, और पुराने CCNA कोर्स में हम उसको बहुत डिटेल से पढ़ते थे, लेकिन अब हम उसको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ते इस नए कोर्स में। उसमें बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी है।
बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक शेयर्ड कोएक्सियल केबल होता था जिसे हम बस कहते थे, और BNC कनेक्टर्स के थ्रू, यहाँ पर टी शेप कनेक्टर्स के थ्रू हम इस बस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते थे। एक यहाँ पर टर्मिनेट होता था केबल स्टार्ट में, और एंड में यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता था। ये एक शेयर्ड केबल होता था जिसके थ्रू तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती थी। इसी तरह हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी FDDI या टोकन रिंग के थ्रू कनेक्ट होते थे, जिसमें हमारे पास टोकन के थ्रू ये डिवाइसेस बारी बारी कम्युनिकेशन करते थे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क को समझने के लिए और डिफरेंट टोपोलॉजीज को समझने के लिए हमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, जो कि दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हम उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शेयर्ड मीडिया होता है। इसका एग्जांपल अगर आप ले लें तो हमारे पास ईथरनेट बस पर, क्योंकि हमारे पास एक शेयर्ड केबल है, इसमें जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। इसमें से एक डिवाइस कम्युनिकेट करेगा, बाकी सब लिसन करेंगे। अगर कोई भी दो डिवाइसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहे तो कोलिजन्स अकर होंगे। इसी तरह हमारे पास वायरलेस लैन्स हैं, ये भी एक शेयर्ड मीडिया होता है। यहाँ पर भी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगी। साइमल्टेनियसली दो वाईफाई, अगर आप दो डिवाइसेस आपके घर में वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं तो वो साइमल्टेनियसली वाईफाई राउटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो कोलिजन्स अकर होंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ रूल्स होने चाहिए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में दो डिवाइसेस के कम्युनिकेशन करने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हमारे पास साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन और रिसीविंग को पॉसिबल बनाता है एक शेयर्ड मीडियम के अंदर। इसके एग्जांपल हम ईथरनेट स्विचेस लेंगे, जो कि टिपिकल लोकल एरिया नेटवर्क में आजकल यूज़ होते हैं। ये फुल डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट होते हैं। आल्दो इसमें हम जो ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं कैटेगरी 6 का, वो हमें आउटर कवर देखते हुए तो हमें वो एक केबल नज़र आता है, लेकिन ईथरनेट स्विचेस इसीलिए फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए डिफरेंट वायर्स यूज़ होते हैं। यही वजह है कि एक डिवाइस स्विच के साथ एंड डिवाइस स्विच के साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन और रिसीविंग कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट वायर्स यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए। जब हम शेयर्ड मीडिया की बात करते हैं, मल्टी एक्सेस नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मेथड्स दो टाइप के होते हैं। एक कंटेंशन बेस्ड एक्सेस है। कंटेंशन बेस्ड एक्सेस का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास मल्टी एक्सेस नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेशन करेंगे सिंगल नेटवर्क में, मल्टी एक्सेस नेटवर्क से मुराद ये है कि हमारे पास ये एक स्टार टोपोलॉजी ईथरनेट स्विच की तरह हम बनाएंगे, ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। मल्टी एक्सेस नेटवर्क हम इसको इसलिए कहेंगे कि ये डिवाइस इस केबल के थ्रू अगर एक पैकेट को या फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा तो उसके पास मल्टीपल एंड डिवाइसेस हैं जो इसको रिसीव कर सकते हैं। तो जब ये इसको ट्रांसमिट करेगा तो वो कहाँ पे रिसीव होगा, किस डिवाइस को रिसीव होगा। इस वजह से हम मल्टी एक्सेस नेटवर्क में हमारे पास एड्रेसिंग ज़रूरी है, ताकि इसमें ये डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रेम में मेंशन करे, ताकि ये तमाम डिवाइसेस उस पैकेट को जब रिसीव करें तो हर एक अपने डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करे कि वो किसके लिए इंटेंडेड था। तो मल्टी एक्सेस, तो इनको मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में, तो ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं है, क्योंकि जब ये नोड यहाँ से कुछ ट्रांसमिट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नोड को ही रिसीव होगा, कोई और डिवाइस बीच में है ही नहीं जो कि इस पैकेट को या फ्रेम को रिसीव कर सके, इसलिए ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं है। तो जब हम मल्टी एक्सेस नेटवर्क की बात करेंगे और मल्टी एक्सेस नेटवर्क अगर हमारे पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कर रहा हो तो उस केस में हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए उनके कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अगर हम बस टोपोलॉजी की बात कर लें तो जो कि एक शेयर्ड मीडियम था, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन थी, तो वहाँ पर हमारे पास जो रूल्स थे या प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था मीडिया को एक्सेस करने के लिए, वो था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यानी कैरियर जो कि शेयर्ड है उसको पहले सेंस करो, और वो एक कैरियर जो है वो एक मल्टीपल एक्सेस है, मल्टीपल एक्सेस कैरियर को सेंस करो और तब जाके ट्रांसमिशन करो। लेकिन अगर कोलिजन हो जाए, मे बी सम केसेस में फिर भी कोलिजन हो जाए, तो कोलिजन को डिटेक्शन करने की मैकेनिज्म भी इसमें होनी चाहिए। ये बस टोपोलॉजी में कैरियर CSMA CD के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते थे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा शेयर्ड मीडियम है जो कि आजकल यूज़ होता है, वो आपका वाईफाई है, वायरलेस लैन्स है, जिसमें हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होता है CSMA विद कोलिजन अवॉइडेंस।
इसमें हमारे पास कैरियर, इसमें भी हमारे पास क्योंकि शेयर्ड मीडियम है तो कैरियर यानी वायरलेस मीडियम को पहले सेंस करते हैं तमाम डिवाइसेस, और ये मीडियम मल्टीपल एक्सेस मीडियम है और कोलिजन अवॉइडेंस स्कीम इसमें ऐड होती है। दूसरा हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मेथड जो है वो है कंट्रोल्ड एक्सेस, जिसमें हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सेस यानी टाइम बेस्ड एक्सेस यूज़ करते हैं शेयर्ड मीडियम में। इसके एग्जांपल हम टोकन रिंग ले सकते हैं। टोकन रिंग में हमारे पास तमाम डिवाइसेस के पास, जितनी भी डिवाइसेस टोकन रिंग में कनेक्टेड होती है उनके पास एक टोकन होता है जो कि सर्कुलेट होता है तमाम डिवाइसेस में। जिस डिवाइस के पास वो टोकन होगा तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक वो कम्युनिकेशन कर सकता है, बाकी डिवाइसेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकती जब तक उनके पास टोकन नहीं आएगा। इसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते, ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है कम्युनिकेशन का, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट मेथड है। इस वजह से टोकन रिंग जो है वो हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं कर सकता था और इसी वजह से वो अब एक लेगेसी नेटवर्क है, आजकल यूज़ नहीं होता। कंटेंशन बेस्ड एक्सेस में हमारे पास CSMA CD और CSMA CA हैं जो कि कुछ इस तरह काम करते हैं। CSMA/CD हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेगेसी ईथरनेट लेंस यानी बस टोपोलॉजीज में यूज़ होता था। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ एक डिवाइस एट अ टाइम कम्युनिकेशन कर सकती है। इसमें कोलिजन डिटेक्शन प्रोसेस यूज़ होता है और वो कुछ इस तरह होता है। CSMA/CD कोलिजन डिटेक्शन का प्रोसेस कुछ यूँ है। डिवाइसेस जो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर लें उनके बीच में कोलिजन होगा और वो कोलिजन डिटेक्ट होगा। जब वो कोलिजन डिटेक्ट होगा शेयर्ड मीडिया पर तो तमाम डिवाइसेस उस कोलिजन को डिटेक्ट करने के बाद वेट करेंगे रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और हर डिवाइस उसके बाद अपना ये एल्गोरिथम दोबारा स्टार्ट करेगा कि वो कैरियर को सेंस करेगा, और जब वो सेंस करेगा कि कोई और ट्रांसमिशन नहीं कर रहा तो तब जाके वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। और अगर इन केस दोबारा कोलिजन अकर हो गया तो अगेन वो इस एल्गोरिथम को रिपीट करेगा कि वो कोलिजन डिटेक्ट करने के बाद रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए तमाम डिवाइसेस बैक ऑफ होंगी। इसी तरह हमारे पास वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क या वाईफाई में हमारे पास उसमें भी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे घरों में वाईफाई का नेटवर्क है उसमें तमाम डिवाइसेस साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। एट अ वन मोमेंट सिर्फ एक डिवाइस ही ट्रांसमिट या रिसीव करेगी। इसमें कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है वायरलेस मीडियम में, तो इसलिए हम इसमें कोलिजन अवॉइडेंस प्रोसेस यूज़ करते हैं और वो कुछ इस तरह काम करता है कि जब भी डिवाइसेस ट्रांसमिशन करेंगी वो अपने ट्रांसमिशन के लिए उसमें टाइम भी इंक्लूड करेंगी कि मैं इतने टाइम तक, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक डिवाइस कम्युनिकेशन करे वायरलेस राउटर के साथ, वो अपना टाइम पहले मेंशन करे कि मेरे पास इतना डेटा है कि मैं 100 मिली सेकेंड तक कम्युनिकेशन करूँगा। अब हमारा जो राउटर होता है वाईफाई राउटर, वो ये टाइम ड्यूरेशन बाकी डिवाइसेस के साथ शेयर कर लेता है, उनको ट्रांसमिट कर लेता है कि 100 मिली सेकेंड तक आप बाकी डिवाइसेस ने साइलेंट रहना है, उन्होंने ट्रांसमिशन नहीं करनी, और 100 मिली सेकेंड के बाद उन्होंने ट्राई करना है। इस तरह वो कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। डेटा लिंक लेयर पर जो फ्रेम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। यूजुअली हमारे पास एक हेडर होता है डेटा लिंक लेयर का, एंड पे एक ट्रेलर होता है और बीच में अपर लेयर्स का डेटा होता है। ये एक टिपिकल फॉर्मेट है डेटा लिंक लेयर के फ्रेम का। हेडर के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल्स होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन के फिजिकल एड्रेसेस होते हैं अगर एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं उस प्रोटोकॉल में, और ट्रेलर में यूजुअली हमारे पास फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है जिसमें एरर चेक करने के या एरर डिटेक्ट करने के मैकेनिज्म यूज़ होते हैं। ये डेटा लिंक लेयर के स्टैंडर्ड फ्रेम फील्ड्स हैं। तमाम डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स में सेम फील्ड्स नहीं होंगे। ये हम सिर्फ टिपिकली उन डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं कि मे भी उनमें इस टाइप की फील्ड्स यूज़ होंगे। यूजुअली ईथरनेट फ्रेम में, जो कि हम कॉपर वायर पे यूज़ करते हैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी, उसके केस में हमारे पास ये फील्ड्स अवेलेबल होंगे। फ्रेम का एक हेडर होगा, पैकेट डेटा जो अपर लेयर से आता है, और एंड में एक ट्रेलर होगा। हेडर में हमारे पास फ्रेम स्टार्ट के बिट्स होंगे, फ्रेम स्टार्ट के बिट्स या फ्रेम स्टॉप एंड में हमारे पास होंगे। ये सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, ताकि जो डिवाइस इस रिसीविंग एंड पे जो डिवाइस इस फ्रेम को रिसीव करेगी उसको एग्जैक्टली पता हो कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास
हेडर में एड्रेसिंग होनी चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि इंडिकेट करेगी कि ये फ्रेम किसने फिजिकल लिंक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर कौन इसको सेंड कर रहा है और उसका इंटेंडेड रिसिपिएंट कौन है। टाइप में हमारे पास लेयर 3 प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होगी कि अपर लेयर पे जब ये लेयर रिसीविंग एंड पे डी इनकैप्सुलेट होगा और ये डेटा अपर लेयर को देना होगा तो अपर लेयर पे किस प्रोटोकॉल को दें, क्योंकि अपर लेयर पे यूजुअली आजकल 2 प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, IPv4 और IPv6। तो टाइप में उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि IPv4 को देना है अपर लेयर पे या IPv6 पे देना है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास फ्लो कंट्रोल सर्विसेज होती हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आपने राउटर या स्विच पे कॉन्फ़िगर किए हैं तो ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि ये डेटा किस टाइप का डेटा है, वॉइस और IP का डेटा है या नॉर्मल वेब ट्रैफिक का डेटा है, और उस बेस पे इस पैकेट को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है प्रोसेसिंग के लिए। डेटा हमारे पास अपर लेयर का पेलोड है जो कि इनकैप्सुलेट हुआ था, और एट द एंड हमारे पास ट्रेलर के अंदर हमारे पास एरर डिटेक्शन स्कीम्स होंगे जो कि इसमें ट्रांसमिशन के दौरान अगर इस पूरे फ्रेम में कहीं पे एरर्स आएँ उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। इस फील्ड को हम फ्रेम चेक सीक्वेंस कहते हैं, जहाँ पर CRC जो कि एक मैथमेटिकल समरी होगी पूरी, CRC से बनते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, वो एक एल्गोरिथम है जो कि इस पूरे फ्रेम की एक टाइप ऑफ मैथमेटिकल समरी ऐड करेगा और उसको एंड डिवाइस पे फिर चेक किया जाएगा, उस समरी को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है और इस CRC फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड के अंदर CRC एल्गोरिथम की समरी के साथ कंपेयर करके चेक किया जाता है ताकि पता चले कि इस फ्रेम में करप्शन हुई है या नहीं, और अगर करप्शन हुई तो इस फ्रेम को रिजेक्ट किया जा सकता है, रीसेंड करने के लिए इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है या इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेयर 2 हमारे पास डेटा लिंक लेयर में हमारे पास लेयर 2 के हेडर में लेयर 2 एड्रेसेस यूज़ होते हैं जिसको हम फिजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं या मैक एड्रेसेस भी कहते हैं अगर हम ईथरनेट की बात कर रहे हैं। ये फ्रेम के हेडर में होते हैं। फिजिकल एड्रेसेस या मैक एड्रेस हमारे पास सिर्फ लोकल डिलीवरी के लिए यूज़ होते हैं एक लिंक पर, जिसका मतलब ये है कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक एग्जांपल अगर ले लें, अगर हमारे पास एक PC है और वो राउटर 1 के साथ कनेक्टेड है, राउटर 1 राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, और फिर हमारे पास एक फाइनल डेस्टिनेशन कहीं पे सर्वर पड़ा हुआ है, तो उसमें कम्युनिकेशन कुछ यूँ होगी। हमारे पास जो डेटा है अपर लेयर से हमारे पास डेटा आएगा, लेयर 3 का पैकेट वो इनकैप्सुलेट होगा लेयर 2 के हेडर में। लेयर 2 के हेडर में हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेसेस होंगे। इस केस में जब PC1 R1 को ये ट्रांसमिट कर रहा है फ्रेम, तो इस केस में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस PC1 का होगा, सोर्स मैक एड्रेस PC1 का होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस R1 का होगा। जब R1 इस फ्रेम को रिसीव करेगा, इसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, इससे इसको पता चलेगा ये फ्रेम मेरे लिए इंटेंडेड था। तो अगेन तो रिकॉल करें कि R1 क्या करेगा, इस पैकेट को डी इनकैप्सुलेट करेगा, लेयर 3 इंफॉर्मेशन रीड करेगा और लेयर 3 इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेगा कि इसको R2 पे फॉरवर्ड करना है। तो नेक्स्ट ये दोबारा इस फ्रेम को री इनकैप्सुलेट करेगा नए फ्रेम इंफॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर नया लेयर 2 फ्रेम ऐड होगा। लेयर 3 इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस नहीं होंगी, याद रखें, ये सिर्फ रीड होगी लेयर 3 इंफॉर्मेशन और इसके बेस पर डिसीजन लिया जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं होगी। चेंजेस लेयर 2 के फ्रेम के हेडर में होंगी और जो कॉमन चेंजेस हैं वो ये होंगी कि इस केस में जब R1 R2 को ये फ्रेम सेंड कर रहा है तो यहाँ पर अब सोर्स मैक एड्रेस R1 का होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस R2 का होगा और फिर ये ट्रांसमिट होगा और इस तरह फिर R2 इसको रिसीव करेगा, डी इनकैप्सुलेट करेगा, लेयर 3 इंफॉर्मेशन रीड करेगा, डिसीजन लेगा, अगेन री इनकैप्सुलेट करेगा, नया लेयर 2 का फ्रेम यहाँ पे इंटर होगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस R2 का होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वेब सर्वर का होगा। इस तरह जो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन इस PC से जनरेट हुई थी वो एग्जैक्टली उसी तरह लेयर 3 की इंफॉर्मेशन इस सर्वर तक पहुंचेगी, लेकिन बीच में हर नोड पर लेयर 2 इंफॉर्मेशन बार बार चेंज होती जाएगी और री इनकैप्सुलेशन होती रहेगी। इस तरह हमारे पास जो लिंक लेयर पे डेटा लिंक लेयर के फ्रेम में मैक एड्रेसेस हैं वो लोकली काम कर रहे हैं। ये एड्रेसेस सिर्फ यहाँ तक PC1 से R1 तक उसने पहुँचाया, स्टार्ट के एड्रेसेस ने, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ने, फिर सेकंड पे दोबारा नए एड्रेसेस ऐड हुए जिनका काम सिर्फ ये था कि वो R1 से R2 तक इसको ट्रांसमिट कर सके, और फिर नए हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, नए एड्रेसेस ऐड हुए, R2 पर री इनकैप्सुलेशन हुई और उसका काम ये था कि वो R2 को
R2 से लोकली वेब सर्वर तक इस फ्रेम को फॉरवर्ड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नए मॉड्यूल में।